सर लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ जो निवेशकों के बीच में है, या डर जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो क्या एसआईपी का पैसा भी डूब जाता है? क्या ये सिर्फ एक मिथ है अगर हम देखें एसआईपी से रिलेटेड तो? मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि ये एक, जैसे मैंने कहा शुरू इसके पिछले प्रश्न के अंदर, कि एसआईपीस आपके एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, पकड़ लेते 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट एसआईपी की है, एक बार एसआईपी की इन्वेस्टमेंट हो गई तो लमसम बन गया। तो आपको, और आपने एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया जो कि था रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आप जब एवरेज करोगे और मार्केट नीचे रहेगी तो आपके एवरेज, आपके बेनिफिट रहेगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको उसका पूरा लाभ, उसका पूरा फायदा उठा मिलेगा। सो सो मिथ से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि आपकी ये ये आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप डाउन मार्केट अगर आएगी नहीं तो आपको अपसाइड का बेनिफिट ही नहीं आएगा कभी, वरना आप ऊपर की मार्केट में एवरेज एवरेज ऊपर ही करते रहोगे। तो डाउन मार्केट हुई है, हमको इन्वेस्ट करना है, इसका फायदा उठाना है और एसआईपी जारी रखनी है। सर हाल के अगर मार्केट करेक्शन की बात देखी जाए, या देखा जाए कि बाजार की क्या सिचुएशन थी, उसके बाद कहा यह जा रहा था बीच में कि मार्केट के वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हो गए थे। तो क्या अब अगर देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके के फंड्स में दोबारा से निवेश के अच्छे मौके बन रहे हैं, या अभी भी वो वैल्यूएशंस अनअट्रैक्टिव नजर आते हैं? वैल्यूएशंस जनरल मार्केट लेवल में, कोई भी आप लेवल पे देखो, मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप, कोई भी लेवल पे जनरल मार्केट वैल्यूएशंस के अंदर कम हुए हैं वैल्यूएशंस। जो जो तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वैल्यूएशंस एकदम चीप हो गए, लेकिन मार्केट में जो एक साल पहले जब जहां से मार्केट 26,000 के ऊपर निफ्टी गई थी, आज ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास हम वापस आ गए हैं। लेकिन पी रेशियो जो हम कहते हैं या वैल्यूएशन जो कहते हैं पहले से कम है, वो तीनों स्पेस, मतलब लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, तीनों में। अब बाकी जो चीजें हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक है कि स्टॉक की अर्निंग के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो 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 हाँ, पहले से चीपर मार्केट है। जी सर, अगर हम सुपर मार्केट की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन जो कहा जाता है इस समय, कि बाजार के जब वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, वो किस तरीके से बैलेंस करता है, और किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन अभी की मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, जनरली मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हरदम हो, इसलिए नहीं कि मार्केट का सिर्फ रुख बदल रहा है। सो फॉर एग्जांपल, अगर और देखा जाए तो डाइवर्सिफाई तब करते हैं जब एक एसेट क्लास ज्यादा महंगा या ऊपर ज्यादा समय के पहले या टाइम से, मतलब थोड़ी वैल्यूएशन ज्यादा महंगा हो गया है। तो एक साल, सवा साल, 1.5 साल पहले जब मार्केट बढ़ रहा था, तो उस टाइम जो जो वैल्यूएशंस थे इक्विटी के, वो ज्यादा थे। नाउ जनरली ये एसेट एलोकेशन की बात आप ये हम कर रहे हैं कि जनरली लोग फिक्स इनकम या ब्याज दरों वाली जो सिक्योरिटीज उसके अंदर निवेश करते हैं या इक्विटी मार्केट करते हैं, एंड कुछ रियल स्टेट्स अपनी। एंड प्लस अभी आजकल, मतलब मेरे को, अगर हम 2 महीने पहले बात कर रहे थे तो लोग गोल्ड सिल्वर की भी बात करते हैं, राइट। तो ये एलोकेशन हर तरह से, हर रूप में होनी चाहिए, बट ये एलोकेशन किसी के लिए भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, उसको प्रोफाइल, रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, उसकी निवेश के कितने समय के लिए निवेश करना चाह रहा है उसके हिसाब से उसको एलोकेशन करनी चाहिए। ये ये जब, अब एक साल, अगर किसी ने 1-1.5 साल पहले अपनी एलोकेशन ठीक रखी होती तो पिछले, तो समझ लीजिए कि थोड़ा गोल्ड सिल्वर में, थोड़ा फिक्स इनकम में अगर रखा होता तो पिछले एक साल का जो करेक्शन हुआ है, तो उतने पोर्टफोलियो में वो उसको फर्क कम पड़ता, उसकी गिरावट कम रहती। और सो 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 इसलिए एलोकेशन इज अ परपेचुअल कंसेप्ट। एंड एंड आज के दिन अगर इक्विटी थोड़ी करेक्शन हुई है, रेदर हम कहेंगे कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से जितना इक्विटी की एलोकेशन बनती है, अरे सिर्फ उदाहरण तौर में मैं कह रहा, उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं, कि बाई चांस आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप 50% इक्विटी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अगर वो बाई आपके पोर्टफोलियो में अगर आज इक्विटी गिरावट के कारण 45, 44, 43 पे आ गया है, एंड मेरा होप है कि इतना नहीं हुआ है, या कि वो 45-50 के बीच में ही होगा, क्योंकि बाजार वापस काफी हद तक रिकवर कर गया है, तो जितना डिफरेंस है आपको वापस 50 पे ले आना चाहिए।
जी सर, अगर अभी देखा जाए, आपने इक्विटी की भी बात करी है और हम आपसे जानना ये बेसिकली चाहेंगे कि अब मार्केट इतना वॉलेटाइल है, इक्विटी फंड्स में डर वैसे ही लग रहा है निवेशकों को, तो पोर्टफोलियो में क्या इक्विटी फंड्स का हिस्सा घटा दे? और अगर इक्विटी फंड से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं तो किस तरह के फंड्स में जाए? हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं या कोई तरीके का फंड है? अ, ये सवाल है ना, ये एक्चुअली चाहे बाजार अच्छा हो या खराब हो, उसका 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 जवाब सेम है। हम्म। पहली बात तो ये कि अगर करेक्शन हुआ है और मार्केट अब तो थोड़ी रिकवरी कर गया, अगर मार्केट नीचे है तो ये कॉन्ट्रा कॉल है कि आपको जब मार्केट नीचे है तो आप, अगर आपके पास सरप्लस पैसा है इंक्रीमेंटली, तो आपको इक्विटी में लगाना चाहिए। तो ओनली किस चीज का हम जवाब नहीं दे सकते कि मार्केट कितना समय और लेगा रिकवरी के लिए। अगर अगर हम सिर्फ ये पिछले महीने की बात करें, अक्टूबर जो हुआ है, तो उसके अंदर निफ्टी देखिए कुछ 4-5% बढ़ गया। अगर आप यही डर के कारण अगस्त सितंबर में निकल गए होते तो थोड़ी रिकवरी जो हुई है वो उसका आपको पोर्शन मिलता ही नहीं नाउ। और दूसरी बात, आपने हाइब्रिड फंड्स की बात की। अगर आपके रिस्क प्रोफाइल में आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और लार्ज कैप इक्विटी भी नहीं करना चाहते, तो जरूर जो एग्रेसिव जो 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 हाइब्रिड फंड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो हाइब्रिड फंड्स वो वो मिडिल लेवल प्लेसमेंट है, डेट या फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के बीच में। तो तो सो हो सकता है कि जब गिरावट हो वो थोड़ा कम गिरे, क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड इनकम का पोर्शन है, एक ब्याज मतलब इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज उसके अंदर। लेकिन जब मार्केट बढ़ेगी तो उसकी उसकी इंक्रीज भी इक्विटीज से कम होगी। तो ये एलोकेशन एक्चुअली सबके लिए फिक्स नहीं है। अगर अगर और स्पेशली, और अगर आप मेरे को पूछे कोई सेगमेंट जहां पे कि ये हाइब्रिड फंड्स लागू होते हैं, तो वो वो इन्वेस्टर्स जो कि चाहते हैं कि मतलब वो रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के आसपास है, दे शुड लुक एट इट, ताकि रिस्क थोड़ी कम रहे उनके पोर्टफोलियो में। एंड अगर हम्म। रिटायरमेंट के बाद में अगर किसी को थोड़ी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स के थ्रू दे शुड यूटिलाइज हाइब्रिड्स मोर फ्रॉम दैट एंगल। वरना इट इज रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि जो मैंने कहा, हो सकता है कि 30 साल के भी किसी निवेशक के लिए जो कि ज्यादा रिस्क ना लेना चाहे, वो भी हम्म। हाइब्रिड यूटिलाइज कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जी सर, जब हम फंड्स की बात कर रहे हैं तो आईटीआई म्यूचुअल फंड का एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि डिविनिटी एसआईएफ प्लेटफॉर्म एक है, जो एचएनआई निवेशकों यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली डिजाइंड है। पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानना चाहूंगी आपसे, क्या खास स्ट्रैटेजी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिल रही है और दूसरे म्यूचुअल फंड से इस तरीके के फंड्स कैसे अलग होते हैं? बिल्कुल। तो ये फरवरी मार्च ऑफ 2025 सेबी हम्म। ने सर्कुलर निकाला था, जिसका कि कंसल्टेशन पेपर पहले से चल रहा था, कि जी। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम थोड़ी हम्म। लिवरेज पोजीशन, या जिसको अनहेज, टेक्निकली अनहेज पोजीशन बोलते हैं, क्या हम उनको अलाउ कर सकते हैं। अब हम्म। हिंदुस्तान में अब कैपिटल मार्केट स्पेशली म्यूचुअल फंड जो स्पेस है काफी इवॉल्व कर गई है, क्योंकि आप ज्यादातर तीन स्पेस की बात हम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड, दूसरा पीएमएस, तीसरे एआईएफ। एएफ के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज है, एएफ मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऐसी कुछ कैटेगरीज है जिसके अंदर की आप मार्केट को शॉर्ट करके या अनहेज पोजीशन यूज करके आप रिटर्न जनरेट या वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने, ये आपको साधन है। ये जनरली म्यूचुअल फंड या पीएमएस या लॉन्ग ओनली फंड जो हम कहते हैं उसके अंदर ये अवेलेबल नहीं है। नाउ ये स्पेस अभी एसआईएफ या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो हम कहते हैं, उस स्पेस में सेबी ने अलाउ की है। और उसके लिए सर्कुलर आया था फरवरी मार्च 2025। इसके इसके अंतर्गत म्यूचुअल फंड्स को, सिर्फ म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स जो कि ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हैं, दे सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे कैन अप्लाई टू सेबी। अगर एलिजिबल हैं तो दे विल गेट परमिशन अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड इटसेल्फ, बट उस प्लेटफॉर्म को एसआईएफ कहेंगे। तो कोई अलग कंपनी नहीं आपको, एंड बट डिफरेंट ब्रांड रखना है। तो जैसे आईटीआई म्यूचुअल फंड ने अप्लाई किया था, हमको हमको परमिशन मिल गई थी, तो आईटीआई म्यूचुअल फंड तो हमारी म्यूचुअल फंड का ब्रांड है, बट विद इन दैट वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ब्रांड, जिसका कि हमने नाम दिया डिविनिटी, DIVIN ITI, एक वर्ड है।
तो ये सिंथेसिस हमने दो शब्दों ये शब्द जो है दो वर्ड्स यूटिलाइज करके हमने बनाए, एक डिवाइन प्लस नीति। नीति गवर्नेंस एथिक्स के लिए और डिवाइन विजडम के हिसाब से हमने दोनों को वर्ड्स को हमने हमने मिक्स करके बनाया। 5 साल तक आप ये ब्रांड को ब्रांड कर सकते हैं, यानी कि डिविनिटी सिर्फ ऑफर्ड बाय आईटीआई म्यूचुअल फंड। 5 साल के बाद में इट हैज टू बी ओनली डिविनिटी एसआईएफ। तो ये रूल्स रखे गए थे। तो सेम फंड, सेम ही मतलब सेम ही एम्स म्यूचुअल फंड है, लेकिन ब्रांडिंग अलग है। और ब्रांडिंग इसलिए कि इसके अंदर टू कंप्लीटली सेगमेंट की इसके अंदर अनहेज्ड या लेवरेज पोजीशन हो सकती है। तो इसमें बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और बड़ा खुश हूँ आपको बताना चाहता हूँ, आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि सोमवार 10 नवंबर 2025 को हमारा पहला प्रोडक्ट एसआईएफ के अंडर हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका कि नाम है डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो जैसे कि वर्ड है लॉन्ग शॉर्ट, तो पोर्टफोलियो दोनों का मिक्स रहेगा। अगर हमको कहीं लगे कि बाजार में ओवर वैल्यूएशन है, कोई स्टॉक या सेक्टर में स्ट्रक्चरल कोई बेनिफिट हम उठा सकते हैं, कोई कहीं पे हमको लगे कि बाजार का रुख ठीक नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम आपने इन्वेस्टर्स हमको हमको पैसा दिया, हम स्टॉक्स खरीदते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में पड़े रहते हैं, या थोड़ी सी कैश क्रिएट करनी है तो कर लेते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। इन एसआईएफ व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमको कोई भी रुख नेगेटिव लगे, विच कैन बी स्टॉक और सेक्टर लेवल और मार्केट लेवल, तो हम स्टॉक को फ्यूचर्स के यूटिलाइज करके, जो वायदा बाजार कहते हैं फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू, हम लोग स्टॉक या इंडेक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास स्टॉक नहीं है लेकिन मैं उसको, या इंडेक्स नहीं है लेकिन ओन करता, लेकिन उसको शॉर्ट कर सकता हूँ। क्यों? तो उससे क्या है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव सिर्फ अल्फा क्रिएशन नहीं है कि मैं उसको शॉर्ट करके कुछ पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी ला सकूं, लेकिन उसके अंदर फायदा ये भी होता है कि कई बार शॉर्ट टर्म टैक्टिकल कॉल्स आप ले सकते हो, कि कई बार आपको पॉलिसी कोई एक्शन आ रही है, आप एंटिसिपेट कर रहे हो फेड की मीटिंग आ रही है, बट तो आपको लगता है कि नहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। तो ये जो लॉन्ग शॉर्ट स्पेस है, दिस इज, लोग कई बार लोग ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं सिर्फ परफॉर्मेंस को लेके। ग्लोबली एज मार्केट्स हैव डेवलप्ड, जो वर्ड यूज होता है वो रिस्क एंड रिटर्न एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का वर्ड यूज होता है, कि हम किस तरह से अपना बीटा कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मार्केट एक्शन अपने। तो किस तरह से हम अपनी वॉलेटिलिटी घटा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो और क्या ना, अपने आईटीआई हाउस के अंदर हम पिछले 7.5-8 साल से अपने एक एआईएफ मैनेज कर रहे हैं, जो लॉन्ग शॉर्ट फंड है एआईएफ कैटेगरी 3 के अंडर। सो वी हैव द टैलेंट, वी हैव द एक्सपीरियंस। तो जब ये लाइसेंस या अप्रूवल्स के लिए पेपर आया था, तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि हम अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी ये हम ऑफर कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा एचएनआईज, तो इसके अंदर डिफरेंशिएटिव फैक्टर क्या है? एआईएफ इन्वेस्ट करना तो 1 करोड़ चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पीएमएस करना तो 50 लाख चाहिए, अगर एसआईएफ करनी है इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख रुपए चाहिए। तो 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसमें एसआईपी अलाउड है, सिस्टमैटिक विड्रॉल अलाउड है, और भिन्न भिन्न प्रकार की स्कीम्स होंगी। लेकिन जो हम स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं सोमवार को, वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, जिसके अंदर कि हम लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हैं उसके अंदर। तो लॉन्ग तो नेचुरली एक म्यूचुअल फंड या की तरह पोर्टफोलियो हो गया। शॉर्ट जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। जो जो क्षेत्र अभी तक एक मास मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उनको 1 करोड़ या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख पे आ गई है। अगर 10 लाख की बात की जाए सर, तो 10 लाख वाले एसआईएफ में बेसिकली एसआईपी या फिर एसडब्ल्यूपी कैसे काम करते हैं, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। और साथ ही जिस तरीके से बाजार वॉलेटाइल है, क्या इसमें एसआईएफ निवेशकों को फायदा दे सकता है, किस तरीके से दे सकता है? जी जी। तो मैं पहले एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का क्लैरिफाई करता हूँ एसआईएफ पे रिलेटेड। जैसे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, सिस्टमेटिक विड्रॉल यूटिलाइज कर सकते हो एज अ टूल फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश फ्लो या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसी तरह आपको 10 लाख से मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर टॉपअप आप कर सकते हो एसआईपी। तो सेबी ने ये कहा है कि आज एक सेगमेंटेशन दे दी है कि कम से कम इन्वेस्टर इन्फॉर्म रहे, और आपके डिस्क्लोजर के हिसाब से इसलिए उन्होंने कट ऑफ हायर रखा है।
इसके अंदर। तो SIP सिस्टमेटिक विड्रॉल एज अ टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एज अ टूल ऑफ कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, वो दोनों इसके अंदर 10 लाख है तो ही आप प्रयोग कर सकते हो, आप एंट्री नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली कल मेरा दूसरा प्रोडक्ट आएगा, तीसरा प्रोडक्ट आएगा, समझ लीजिए कोई भी फंड हाउस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट आए तो भी 10 लाख फंड हाउस लेवल पे है। यानी कि समझ लीजिए मैं 4-6 महीने के बाद एक और प्रोडक्ट ले आऊं, तो अगर आपने पहले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो दूसरे के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कहने के लिए कहता हूं कि 50,000 1 लाख रुपए वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन शुरुआती दौर में आपको 10 लाख की रिलेशनशिप एक म्यूचुअल फंड हाउस से एक SIF प्लेटफॉर्म पे बनानी ही पड़ेगी, मिनिमम उतना है। एंड SIP एंड सिस्टमेटिक विड्रॉल्स टॉप अप है, उसके बाद SIP टॉप अप के लिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के लिए।